नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक। मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी। एफएमसीजी शेयरों में दबाव। सेंसेक्स 361 और निफ्टी 118 अंक चढ़े। जनवरी से लगवाइए कोरोना की नेजल वैक्सीन। प्राइवेट में 800 और सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए का मिलेगा प्रिकॉशन डोज। देश भर के अस्पतालों में कोविड तैयारी की हुई मॉक ड्रिल। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल को बताया भगवान राम। भड़की बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद। कहा सलमान खुर्शीद माफी मांगे। आगे आने वाले दिनों में घटेंगे गेहूं के दाम। खुले बाजार में 20 लाख टन गेहूं बेचेगी सरकार। 2250 प्रति क्विंटल हो सकता है भाव। बजट में नए बीमा ग्राहकों को इंसेंटिव का ऐलान संभव। महिलाओं का पहला प्रीमियम हो सकता है माफ। इंडस्ट्री के प्रस्ताव पर विचार। आवाज एक्सक्लूसिव। उत्तर प्रदेश में निकाय में ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार को हाई कोर्ट से झटका। आरक्षण पर कोर्ट का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है योगी सरकार। और खबरों की शुरुआत कोरोना से। दरअसल कोरोना की एक और लहर की आशंका के बीच दुनिया भर में फिक्र बढ़ी है, लेकिन भारत में एक अच्छी खबर आई है वैक्सीन के मोर्चे पर। अब जनवरी से आप नेजल वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में ये 325 रुपए की और प्राइवेट अस्पतालों में ये 800 रुपए देकर आप इसे बड़े ही आराम से लगवा सकते हैं। इस खबर पर डिटेल लेते हैं। हमारे साथ दीपाली इस वक्त हैं। दीपाली बताएं, नेजल वैक्सीन पे क्या कुछ डिटेल है आपके पास? देखिए, एक ये नया कदम सरकार की तरफ से उठाया जाएगा कि अप्रूवल तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन कंपनी की तरफ से वक्त मांगा गया था इसकी प्रोडक्शन को लेकर। अब ये जानकारी मिल रही है कि जो देश की पहली नेजल वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है और इसका नाम है इनकोवैक, ये जनवरी के आखिरी महीने से प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में मिलनी शुरू हो जाएगी। नेजल वैक्सीन यानी कि आपके नाक के जरिए कोरोना वैक्सीन आपको दी जाएगी, जो काफी आराम से आप ले सकते हैं और किसी भी तरीके से आपको दर्द भी नहीं होगा। तो ये अगले महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। बात करें इसकी कीमत की, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कीमत है इसकी 800 रुपए रखी गई है। वहीं सरकारी हॉस्पिटल्स में इसकी कीमत 325 रुपए होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो दाम है इसमें जीएसटी को शामिल नहीं किया गया है। अगर आप जीएसटी के साथ देखेंगे और जो हॉस्पिटल कोविड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेता है उसको मिलाकर आपको सरकारी हॉस्पिटल में इनकोवैक के लिए 365 रुपए और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको 1000 रुपए देने होंगे। यहां पर यह जानना जरूरी है कि शुरुआत में यानी कि जब ये जनवरी के आखिरी महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी, तो शुरुआत में सिर्फ बूस्टर डोज के तौर पर ही इसको लिया जा सकेगा। यानी कि चाहे कोई भी बेनिफिशियरी जिसने पहले की जो 2 डोजेस है, चाहे वो कोविशील्ड की ली हो या कोवैक्सिन की ली हो, वो बूस्टर डोज के तौर पर इनकोवैक को ले सकेगा। हालांकि मंजूरी सामान्य डोजेस के लिए भी दी गई है, लेकिन शुरुआत की जाएगी बूस्टर डोज के तौर पर नेजल वैक्सीन की। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। तो कुल मिलाकर ये कम से कम एक अच्छी खबर है वैक्सीन के मोर्चे पर। और इधर आज देश भर में कोरोना की तैयारियों को लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई। दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। संवाददाता दीपाली नंदा बता रही है ये पूरा डिटेल कि किस तरीके की मॉक ड्रिल वहां पे रही। देखिए, जिस तरह की चिंताजनक स्थिति जापान, चीन, ब्राजील और अमेरिका में कोविड के हिसाब से देखने को मिल रही है, अगर देश में ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, इसी के मद्देनजर आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मैं मौजूद हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में। यहाँ पर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आए और उन्होंने पूरा एक रिव्यू किया कि यहाँ पर जो सेटअप किया गया है कोविड वार्ड के हिसाब से, उसमें किस तरह
यहाँ की तैयारी है। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ट्राई एरिया बनाया गया है। इसमें सबसे पहले वही मरीज आएंगे जिनको टेस्ट कराना है। यहाँ पर कोविड टेस्टिंग एरिया बनाया गया है। पेशेंट की एंट्री यहाँ से होगी और टेस्टिंग के बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है लेकिन मरीज एसिम्प्टोमेटिक रहता है तो उसे इस सामान्य वार्ड में भर्ती किया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति जब मरीज की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो, सिवियर हो, सिम्टम्स हो, तो उस स्थिति में किस तरह का इंतज़ाम किया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर अलग से आईसीयू वार्ड बनाया गया है। सारी वार्ड इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं वो खास तौर पर क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए हैं। यहाँ पर जो बेड्स लगाए गए हैं वो ऑक्सीजन से लैस है और साथ ही साथ कुछ बेड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। तो इन तमाम तैयारियों को मॉक ड्रिल के तहत आज मनसुख मंडाविया ने यहाँ पर जायज़ा लिया और करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज से भी बात करी और ये उम्मीद भी जताई कि जितनी भी ज़रूरत, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से हो, केंद्र सरकार वो ज़रूर मुहैया कराएगी। और देश भर में कोरोना को लेकर कैसे हैं हालात, इससे निपटने की कैसी है तैयारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। बजट में पहली बार इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए इनकम टैक्स की धारा 80C से अलग एक छूट का प्रावधान किया जा सकता है। इस पर डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या कुछ है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि जो फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस लेने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि अभी तक इंश्योरेंस कवरेज से बाहर हैं या छूट गए हैं, उसमें खासतौर से महिलाएं शामिल हैं। उनमें यह हो सकता है कि सबसे बड़ी बात कि उनको अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। जो अभी 80C के तहत इनकम में प्रीमियम पे छूट मिलती है उससे अलग इंसेंटिव मिल सकता है और महिलाओं को खासतौर से जो पहला प्रीमियम होता है वो माफ किया जा सकता है। तो ये 2 तरह से इंसेंटिव इस बार बजट में आ सकता है और 80C के तहत जो इंश्योरेंस का पूरा प्रीमियम पे छूट का है उससे एक अलग सेक्शन भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये 3 चीजें इस बार बजट में हो सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए और सरकार कोशिश भी कर रही है और नई इंश्योरेंस का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसमें भी इन तमाम चीजों पर किया जाएगा। लेकिन इस बार बजट में इन चीजों पर फोकस रह सकता है, खासतौर से फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस बायर के लिए। और गेहूं की कीमतों में जल्द गिरावट की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद होने के बाद सरकार अब खुले बाजार में गेहूं बेचने की तैयारी कर रही है। क्या है ये पूरी खबर और कीमतों में कब तक गिरावट की उम्मीद है, ये जानने के लिए एक बार चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, बताएं, गेहूं की कीमतें घटने पर आपके पास सूत्रों से क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, पिछले हफ्ते दिल्ली में गेहूं के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली थी। दिल्ली में गेहूं 2915 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर बिक रहा था, लेकिन अब गेहूं के दामों में कमी आ सकती है। खासतौर पर कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत सरकार गरीबों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त में दे रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसको आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। इससे सरकार के पास जो गेहूं है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं 1 जनवरी की बात करूं तो सरकार के पास बफर स्टॉक से 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं ज्यादा होगा। वहीं 1 अप्रैल तक ये गेहूं जो है बफर स्टॉक से 40 लाख मीट्रिक टन के आसपास ज्यादा होगा। तो अब सरकार इसको खुले बाजार में बेचने की तैयारी कर रही है। तो मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जल्द ही 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो है खुले बाजार में बेच सकता है। ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए खुले बाजार में गेहूं बेचा जाएगा। अगले हफ्ते ही सरकार इसके टेंडर भरने की तैयारी शुरू करेगी। एक बार ये गेहूं बाजार में आ जाएगा तो इससे आने वाले दिनों में गेहूं जो है सस्ता होगा, आम आदमी को राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात सलमान खुर्शीद की। दरअसल राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर भड़की बीजेपी ने सलमान खुर्शीद को चौतरफा घेर लिया है। पार्टी में उनके बयान को शर्मनाक बताया और उनसे माफी मांगने की बात कह रही है। राहुल पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तुलना एक ऐसे इंसान से की जा रही है जो बेल पर है। ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम सुपर ह्यूमन बता दिया था, जो ठंड में सिर्फ टी-शर्ट पहनकर पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं।
हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुँच पाते हैं, तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुँच गई है, तो राम जी भी पहुँचेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो वहीं बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के बयान के जरिए राहुल गांधी पर हमले किए हैं। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है, यह अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और एक बात मैं और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत, जिन राहुल गांधी की तुलना वो हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी का वक्तव्य है कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा और सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवा सकते हैं। दरअसल ये ट्रिपल टेस्ट के लिए एक आयोग बनाकर 3 चरणों में ओबीसी के पिछड़ेपन का आकलन, संख्या का निर्धारण और सत्यापन किया जाता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया, यानी कि अब कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी में निकाय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षित सीटें हैं वो सामान्य ही मानी जाएंगी। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि यूपी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे सकती है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात मार्केट की करेंगे। हफ्ते के दूसरे दिन बाजार की तेजी जारी है। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक छाई रही। लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 361 पॉइंट चढ़कर 60,927 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 118 पॉइंट चढ़कर 18,132 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, सबसे पहले बताइए आज के मार्केट के हाइलाइट्स क्या क्या रही? देखिए, लगातार दूसरा दिन जबकि भारतीय बाजारों में तेजी का रुख बना रहा और ये पिछले सत्र की तेजी को ही कैरी फॉरवर्ड इंडेक्स ने किया आज भी। और थिनली ट्रेड था लेकिन अच्छे क्यूज थे। चॉपी सेशन था। फर्स्ट हाफ में खुला तेज, फिर बिकवाली आई, फिर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई और 18,100 के ऊपर जाकर कहीं इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर मूव देखने को मिल रहा था। मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी थी, करीब 2300 शेयर तेजी में, और इसके सामने 500 साढ़े 500 शेयरों में आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। स्टार परफॉर्मर था आज का मेटल इंडेक्स, करीब 3% से ज़्यादा का तेजी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। सीमेंट, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, ये कुछ और ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक बेहतरीन सेशन, जबकि इंडेक्स ने आज भी कैरी फॉरवर्ड किया। जी, इस बीच सेक्टर्स का क्या कुछ हाल रहा? कहां पर तेजी रही, कहां पर सुस्ती? देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज आपको मेटल का ही बोलबाला दिखाई पड़ेगा क्रॉस द बोर्ड, चाहे वो लार्ज कैप हो या फिर मिड कैप हो। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, 4 में से 3 नाम जो कि मेटल के हैं, और टाटा मोटर्स करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में HUL, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले और M&M, कुछ ऐसे नाम जो कि करीब 1/4% से 1% तक गिरते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में आज तेजी रही JSPL में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, अदानी विल्मर में और टाटा टेली, जो कि करीब 5% से लेकर 9% तक बढ़ते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में वरुण बेवरेजेस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, लॉरस लैब्स और डॉक्टर लाल पैथ लैब, जहां पर कुछ हद तक बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन एक बढ़िया दिन, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग रही और मेटल का बोलबाला रहा। देखते हैं कैसे रहती है गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा मार्केट का हाल, और इसके अलावा फर्स्ट ग्लोबल के MD और चेयरपर्सन देवीना मेहरा का कहना है कि भारतीय बाजार ने आउट परफॉर्म किया है। उनका ये मानना है कि ये तेजी अभी आगे भी जारी रहेगी, जिसकी वजह से निवेशकों को इक्विटी में निवेश जारी रखना चाहिए। आप बाकी बड़े बाजारों की बनस्पत देखें तो भारत ने काफी अच्छा किया, तो वो आउट परफॉर्मेंस अभी भी जारी रहेगा ऐसा प्रतीत होता है। और जहां तक इंडिया का बाजार का अलग से भी बात है, तो
मुझे बहुत बड़ा अभी कोई ऐसा क्रैश का डर या बहुत ज्यादा डाउनसाइड ऐसा कुछ नहीं नजर आता, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी अभी रहेगा, लेकिन ब्रॉडली अभी भी बाजार अच्छा ही लगता है। और आपको उसमें जो भी आपका इक्विटी का एलोकेशन है, मेरे हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। मैंने जून में भी कहा था कि निवेश करने का टाइम है, तब 15,300 का था इंडेक्स, वो लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आप इक्विटी में रखना चाहते हैं वो अगले 1-2 महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब बात करेंगे ठंड की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पारा 6 डिग्री पर अब पहुंच गया है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय की अगर बात करें तो यहां भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड को लेकर चेतावनी पहले ही जारी की है। मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड अभी और तेजी से बढ़ेगी। Cold wave and a severe cold wave continuing over this belt also, North Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi and West UP. The dense fog and very dense fog, that is visibility 0 to 200 meter, so continue to prevail over this belt actually. The red color warning for the severe cold wave and dense fog we have given mainly Haryana, Delhi and West UP and North Rajasthan for only one day. दूसरी तरफ अमेरिका भी ठंड से बेहाल है। यहां पर अमेरिका में बर्फीले तूफान बम ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। इस तूफान में अब तक 48 लोगों की मरने की खबर है। आपको बता दें कि इस तूफान के चलते अब तक 20 करोड़ लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इसके कारण न्यूयॉर्क शहर का तापमान -45 डिग्री तक पहुंच चुका है। अमेरिका के अधिकारियों के मुताबिक ये 100 साल का सबसे भयंकर बर्फीला तूफान है। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में खुद के खान पान का एक्स्ट्रा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही खान पान ही हमें सेहतमंद रख सकता है। तो सर्दी के सितम से क्या और कैसे खुद को बचाएं, इस पर आज का कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। एक्ट्रेस तनिषा शर्मा का आज मुंबई के मीरा रोड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तनिषा के दम घुटने की वजह से जान जाने की पुष्टि हुई है। सोमवार रात एक्ट्रेस की जो बॉडी है उसको परिवारजनों को सौंप दिया गया था। इधर तनिषा शर्मा के मौत के मामले में लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। मामले की जांच लव जिहाद के एंगल से किए जाने की मांग भी उठ रही है। तो वहीं शाहजहां खान ने पुलिस को बताया है कि श्रद्धा मर्डर केस के अलावा घर वालों से भी रिश्ता खत्म करने का प्रेशर था, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रेकअप किया। तनिषा शाहजहां एक साथ एक टीवी सीरियल में काम करते थे और इसी सेट पर तनिषा ने शनिवार को फांसी लगा ली। फिलहाल शाहजहां मोहम्मद खान पुलिस रिमांड पर है। और बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान आज 57 साल के हो गए। दबंग सलमान खान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वैसे भी वो अपने जन्मदिन खूब जोरों शोरों से मनाते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं। इस बार बहन अर्पिता खान के घर पर मिडनाइट बर्थडे पार्टी रखी गई, जिसमें बी टाउन के कई सितारों ने शिरकत की। किंग खान पर सबकी नजरें यहां पर बनी हुई थी। इसके अलावा संगीता बिजलानी, यूलिया वंतूर, तब्बू, सोनाक्षी सिन्हा, कार्तिक आर्यन, रितेश देशमुख, सुनील शेट्टी समेत कई फिल्मी सितारे इस पार्टी में दिखे। सोशल मीडिया पर हर तरफ भाईजान की बर्थडे नाइट की ये फोटोज और वीडियोस छाए हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।